जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, कर्ज ऋण कर्जदार की जहां मुश्किल परिस्थितियों में सहायता करता है, वहीं जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदार के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न करके उसे कर्ज के जाल में दोबारा फंसा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान अपनी कृषि संबंधी ज़रूरतों के लिए ऋण लेता है, तो एक तरफ जहां अच्छी उपज से उसकी आय में वृद्धि हो सकती है, वहीं फसल खराब होने की स्थिति में वह कर्ज के चुकता न होने पर पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंच सकता है। प्रश्न संख्या 2 है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह से सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाएं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को बड़ी सरलता से सुलझाती है। आरंभिक अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें प्रायः दोहरे संयोग की समस्या पाई जाती थी। उदाहरण के लिए, यदि आपको अनाज के बदले वस्त्रों की आवश्यकता होती थी, तो आपको उसी व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसे वस्त्रों के बदले में अनाज की आवश्यकता होती थी। परंतु मुद्रा के प्रचलन से इस समस्या का पूर्णतः समाधान हो गया। वर्तमान में हम किसी भी व्यक्ति को अपना अनाज मुद्रा के बदले में बेच सकते हैं और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बैंक लोगों के पास उपलब्ध अतिरिक्त मुद्रा को जमाओं या बैंक निक्षेप के रूप में अपने पास स्वीकार करते हैं। इस मुद्रा का कुछ हिस्सा बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखकर बाकी मुद्रा को अन्य ज़रूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में उधार दे देता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। प्रश्न संख्या 4 है, 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, 10 रुपये के नोट के सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत शब्द लिखे होते हैं। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह मुद्रा जारी की गई है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय कानून के अनुसार रुपया सभी प्रकार के सौदों में विनिमय का माध्यम है, जिसे असीमित संख्या में भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हमें निम्नलिखित कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। चूँकि अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा अपने ऋणों पर कर्जदारों से अत्यधिक ब्याज लिया जाता है, अतः औपचारिक क्षेत्र कर्जदारों को अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवा सकता है। अनौपचारिक कर्जदाता विभिन्न प्रकार से कर्जदारों का शोषण करते हैं, जैसे उन्हें अपनी फसलों को कम दामों पर बेचने के लिए बाध्य करना तथा कर्जदारों से अनुचित व्यवहार करना इत्यादि। परंतु औपचारिक क्षेत्र में इस तरह की परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औपचारिक क्षेत्र की कार्यप्रणाली का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, ताकि कर्जदारों के हितों की अनदेखी न हो, परंतु अनौपचारिक क्षेत्र में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होता। औपचारिक क्षेत्र के द्वारा सरकार उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए रियायती ऋण की व्यवस्था करती है, जैसा कि भारत में किया जाता है। अनेक लोग कई औद्योगिक इकाई शुरू करना चाहते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में प्रचलित ऊंची ब्याज दरों के कारण ऐसा संभव नहीं है, अतः इस अवस्था में भी औपचारिक क्षेत्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार ग्रामीण गरीबों, विशेषकर औरतों की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करना है, ताकि समय आने पर विभिन्न ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: ग्रामीण परिवारों की लघु बचतों को एकत्र करना, उन्हें बिना किसी जमानत के ऋण सुविधाओं का लाभ प्रदान करना, विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने हेतु समयबद्ध ऋण की व्यवस्था करना, उन्हें उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, अनौपचारिक क्षेत्र के कर्जदाताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण से उन्हें मुक्ति दिलवाना।
विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि पर उन्हें चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 7 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, बैंक ऐसे लोगों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते जिन्हें पूर्व में कोई ऋण लिया है तथा उसकी अदायगी नहीं हुई है। यानी कि ऐसे लोग जो पहले से बैंक से कर्ज ले चुके हैं और उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया है, बैंक ऐसे लोगों को ऋण नहीं देता है। दूसरा, बैंक प्रायः ऋण देते समय विभिन्न प्रकार की संपत्तियों एवं कागजात को जमानत के तौर पर अपने पास रखते हैं। अतः वे लोग जिनके पास जमानत आदि के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियों या दस्तावेजों का अभाव होता है, उन्हें प्रायः बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जाता है। तीसरा, ऐसे निवेशकों को जो ऋण का प्रयोग अत्यधिक जोखिम वाले व्यवसायों में करते हैं, उन्हें बैंक द्वारा ऋण प्रदान नहीं किया जाता। और चौथा है, चूँकि अन्य निजी कंपनियों की भांति बैंकों के भी अपने निहित लाभ होते हैं, अतः उन्हें प्रत्येक बैंक ऋण देते समय अपने लाभों को अवश्य ध्यान में रखता है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है और यह जरूरी क्यों है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के केंद्रीय बैंक के रूप में अन्य बैंकों के कार्यों का निम्नलिखित प्रकार से निरीक्षण करता है। पहला है, विभिन्न व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास अपने नगद कोषों को जमा रखते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों को अपने पास रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम राशि नकदी के रूप में रखनी पड़ती है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। दूसरा है, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रित रखने का कार्य भी करता है। इस उद्देश्य के लिए वह विभिन्न परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का प्रयोग करता है। तीसरा है, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से न केवल लाभ प्रदान करने वाले व्यवसायों के लिए व्यापारियों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि आदि के लिए साख का प्रबंध भी करता है। चौथा है, व्यापारिक बैंकों द्वारा समय समय पर अपने कार्यों की रिपोर्ट भी रिजर्व बैंक को देनी पड़ती है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों की मनमानी को रोकने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखनी जरूरी है। प्रश्न संख्या 9 है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी देश के विकास में उचित दरों पर पर्याप्त मात्रा में ऋण की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों को अपने व्यवसायों के लिए प्रायः विभिन्न प्रकार के खर्चों को देखना पड़ता है, जिसे वे ऋणों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न लोगों द्वारा कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा दीर्घकालीन निवेश हेतु प्रायः ऋण के माध्यम से अपनी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास होता है, रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है। प्रश्न संख्या 10 है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। कोई भी व्यक्ति ऋण लेते समय यह निश्चित करने के लिए कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से, सर्वप्रथम निम्नलिखित बातों पर गौर किया जा सकता है। पहला है, ब्याज की न्यूनतम दर। दूसरा है, कम से कम जमानत और दस्तावेजों की आवश्यकता। तथा तीसरा है, ऋण के पूर्ण भुगतान में सरलता। उपरोक्त तीनों तथ्यों के आधार पर कोई भी व्यक्ति वहीं से ऋण लेगा जहां पर उसे कम से कम ब्याज तथा न्यूनतम जमानत देनी पड़े तथा ऋण को सरलता से वापस लौटाया जा सके। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचाता है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, बैंकों द्वारा प्रायः छोटे किसानों को ऋण देते समय इसलिए हिचकिचाहट होती है क्योंकि उनके पास अपने ऋणों के लिए पर्याप्त जमानत एवं दस्तावेजों का अभाव होता है। इस अवस्था में यदि किसानों को ऋण दे भी दिया जाता है तो ऋण की अदायगी समय पर नहीं होने से पर्याप्त जमानत के अभाव में बैंकों के समक्ष इनकी वसूली संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न है,
वे दूसरे कौन से स्रोत हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, बैंकों के अलावा छोटे किसानों के लिए ऋण के अन्य स्रोत हैं स्थानीय साहूकार, व्यापारी, बड़े किसान, सहकारी समितियां, मित्र तथा रिश्तेदार। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं। उत्तर में हम लिख सकते हैं, हरी एक छोटा किसान है जो गन्ने की खेती के लिए ऋण लेता है, परंतु कीड़ों के प्रकोप से उसकी फसल के खराब होने से उसके समक्ष अपने ऋण को चुकाने की समस्या खड़ी हो जाती है। इस ऋण को चुकाने के लिए उसे अपनी भूमि का कुछ भाग बेचना पड़ता है। इस प्रकार उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। अगला प्रश्न है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। उत्तर में हम लिख सकते हैं, छोटे किसानों को सस्ता ऋण निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। पहला है बैंक, दूसरा है सहकारी समितियां और तीसरा है स्वयं सहायता समूहों के द्वारा।